पीएम मोदी के साथ सीएम गहलोत ने मंच किया साझा। मंच साझा करने को लेकर चढ़ा सियासी पारा। पीएम और सीएम गहलोत के एक दूसरे की तारीफ बना राजनीतिक मुद्दा। जयपुर डीजीपी एमएल लाठर होंगे आज रिटायर। भव्य विदाई समारोह का किया गया आयोजन। पुलिसकर्मियों ने डीजीपी लाठर को दी सलामी। सरदार शहर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ता तैयार। चुनाव घोषणा के साथ प्रशिक्षण में जुटे अधिकारी। जयपुर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। डेंगू के मरीज में आंकड़ों में हुआ इजाफा। डॉक्टर्स ने दी सतर्क रहने की सलाह। बीकानेर में टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। 12 से 14 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। सभी जिलों की टीमें लेंगी भाग। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में आज बयानों के कई तीर चले हैं। जहां एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक दूसरे की तारीफ करने के मुद्दे पर जहां अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं उसके तुरंत बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आ गई है। वहीं पायलट की प्रतिक्रिया पर सबसे पहले बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने पलटवार किया और साथ ही साथ कांग्रेस संगठन को नसीहत तक दे डाली कि वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की प्रतिक्रिया पर अपनी बात कहते हुए बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। उसके कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने भी पायलट की प्रतिक्रिया पर कुछ ना कहते हुए शायराना अंदाज में बहुत कुछ कह डाला। आइए आपको सुनाते हैं कि कुछ इन सभी दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में क्या कुछ कहा है। अब जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ईआरसीपी को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए। जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं। दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाए। हमारा ध्येय यही है, हमने इतनी स्कीमें दी राजस्थान के अंदर, इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश लोहा मान रहा है जो स्कीम हमने दी है राजस्थान के अंदर, पूरा देश लोहा मान रहा है। और कोरोना का प्रबंधन का लोहा तो क्या दुनिया मान रही है, खाली ही नहीं मान रहे हैं, दुनिया के मुल्क मान रहे हैं कि राजस्थान शानदार प्रबंधन में लोगों को बचा लिया। जबकि गुजरात में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। कभी सचिन पायलट अशोक गहलोत के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं और कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं। दोनों ही नेताओं का बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ रहा है राजस्थान की जनता का। जिस तरीके से 4 साल के अंदर चुनावी घोषणाओं से लेकर विधानसभा के पटल के ऊपर की गई
बजट की घोषणाएं भी धरातल तक नहीं पहुंच रही है। और अब सचिन पायलट का यह कहना कि मोदी जी की तारीफ कुछ नया संकेत दे रही है। जिस तरीके से आपसी झगड़ों का और आपसी लड़ाई का और आपसे वर्चस्व की इन बयानबाजियों का नतीजा राजस्थान की जनता का नुकसान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व की लड़ाई आपस में कैसे भी लड़े, जिसने नोटिस दिया, किसने कहना माना नहीं माना, अनुशासनहीनता किसने की किसने नहीं की, वो आपस में बैठ के तय करे, लेकिन कम से कम भगवान के लिए राजस्थान की जनता का अहित करने का काम ना करे। बुद्ध हमको कहें काफिर, अल्लाह के बदले। मैं समझता हूँ इसके बाद कहने कुछ रह नहीं जाता। एडवाइजरी जारी है हाईकमान की। मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि उस एडवाइजरी से बाहर मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। अब तक हाईकमान की तरफ से आगे किसी कार्रवाई पर कोई संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि हाईकमान के आदेश को मानने वाले लोग हैं और भविष्य में भी हाईकमान के आदेश को मानेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पुलिस मुखिया डीजीपी एमएल लाठौर आज रिटायर हो रहे हैं और डीजीपी एमएल लाठौर की सेवानिवृत्त के मौके पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में डीजीपी एमएल लाठौर को आरपीए मुख्य द्वार से पुलिस परंपराओं के अनुसार घुड़सवार पुलिस और मोटरसाइकिल राइडर्स द्वारा सम्मान पूर्वक स्टेडियम तक लाया गया और कार्यक्रम में डीजीपी एमएल लाठौर अपने परिवार सहित शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में नामित डीजीपी उमेश मिश्रा भी अपने परिवार सहित पहुंचे और राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित सेरेमोनियल परेड में जयपुर स्थित 4वीं और 5वीं बटालियन आरएसी हाडी रानी महिला बटालियन और साथ ही पुलिस आयुक्तालय जयपुर, यातायात पुलिस जयपुर ग्रामीण और ईआरटी की टुकड़ियों ने सेंट्रल बैंड के मधुर स्वर लहरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर डीजीपी एमएल लाठौर को सलामी दी है और इस मौके पर पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीजीपी एमएल लाठौर ने शानदार परेड के लिए आरपीए निदेशक और उनकी टीम के साथ परेड में शामिल पुलिसकर्मियों की सराहना भी की है। तो खबर चुरू से है, जहां पर सरदार शहर विधानसभा के संभावित उपचुनाव को लेकर उड़नदस्ता स्थैतिक निगरानी दल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार और डीओआईटी वीसी कक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने कहा कि चुनाव घोषणा के साथ ही विभिन्न टीमों का कार्य शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए इनमें शामिल अधिकारी अभी से ही अपनी भूमिका और दायित्वों को समझ लें। तसल्ली से एक बार सभी नियमों और निर्देशों को पढ़ लें और यह सुनिश्चित करें कि मौके पर विधिसम्मत कार्रवाई संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई त्रुटि कार्रवाई के दौरान नहीं करें। जिला कलेक्टर ने अपेक्षा जताई कि सभी दल सतर्क, सजग, सचेतक और सक्रिय रहकर कार्य करते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाएं। तो राजधानी जयपुर में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अब बात की जाए तो डेंगू के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखते हुए डॉक्टर्स ने सतर्क रहने की सलाह दी है और वहीं गुड़गौरी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है जो कि एडीज मॉस्किटो के काटने से होती है। एडीज मॉस्किटो की यह खासियत होती है कि यह मच्छर दिन के समय में ज्यादा काटता है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू की बीमारी से बचने के लिए मच्छरों को पनपने ना दें, आसपास सफाई रखें, पानी का भराव ना होने दें, मॉस्किटो को बॉडी पर टच ना होने दें और अगर डेंगू हो भी जाता है तो उसका ठीक तरीके से इलाज कर लें। डेंगू इनफैक्ट इसको हम डेंगी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। डेंगी एक आरएनए वायरस जनित और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि एडिस मॉस्किटो के नाम से की बाइट करने से फैलती है। और इस बाइट की इस मॉस्किटो की खासियत ये होती है कि दिन के समय ज़्यादा बाइट करता है। तो स्पेशली तो इसमें बाइट करने के पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉस्किटो में बाइट की, डेंसिटी ऑफ मॉस्किटो कितनी है। अगर डेंसिटी ऑफ मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया में बीमारी बहुत जल्दी से पनपेगी। जहाँ तक इसके सिम्टम का सवाल है, फीवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी एक होता है, मल्टीपल और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किस तरह के फीवर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पैरामीटर्स होता है उसको प्लेटलेट्स डाउन होता है
प्लेटलेट्स अगर क्रिटिकल स्टेज पर नीचे डाउन जाते हैं तो उसमें हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जहाँ तक इस बीमारी से बचने का सवाल है, इसमें हम लोग मल्टीपल लेवल टारगेट करते हैं। मॉस्किटो को पनपने न दें, एक टारगेट। दूसरा, मॉस्किटो को बॉडी के अंदर में टच नहीं करें, और अगर सपोज बीमारी हो जाती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करें। तो 3 लेवल टारगेट इसके अंदर। वहीं कोटा जिले के खातौली निवासी धर्मेंद्र पारेता के द्वारा मंगलवार को जहर का सेवन कर लिया गया था, जिसे परिजनों द्वारा कोटा अस्पताल लेकर पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के फेसबुक के माध्यम से आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश श्योरपुर पुलिस के द्वारा उसे झूठे केस में फंसाकर और साथ ही 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके चलते उसने जहर का सेवन किया था और उसकी मौत का जिम्मेदार एमपी प्रशासन ठहराया गया है। तो वहीं जिसके बाद बुधवार को जब परिजन मृतक का शव लेकर कोटा से खतौली पहुंचे तो उन्होंने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया और मध्य प्रदेश की सीमा पर जलालपुरा गांव पहुंच गए और जलालपुर गांव पहुंचकर कोटा श्योरपुर मार्ग को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया और मृतक के न्याय के लिए मांग करने लगे। धर्मेंद्र सिंह खातौली के थे। यहाँ 25 तारीख को चौकी पे कहीं घूमने आया था मित्रों के पास। अच्छे खानदान का लड़का, अच्छा परिवार का लड़का है। इसकी गाड़ी उठाई और जबरदस्ती से इसकी गाड़ी में शराब रखी पुलिस वालों ने और इसको श्योपुर ले गए। ड्राइवर को अभी तक भी नहीं छोड़ा, बहुत बुरी मारपीट की है और इससे 2 लाख की डिमांड की। इसके जो मिलने वाले लोग हैं उनसे 2 लाख रुपये ले लिया गया। फिर 50,000 की डिमांड बाकी थी कि 50,000 ले आओ जब गाड़ी छोड़ेंगे। और ये दुकानदार जो हैं आसपास के लोग, उनसे ये बंदूक लगा देते हैं और जबरदस्ती पैसे खींचते हैं। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 12 से 14 नवंबर तक बीकानेर में आयोजित की जाएगी और इसमें प्रदेश के 33 जिलों के और सचिवालय की एक टीम सहित कुल 34 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कई जिलों से आने वाले कार्मिकों के आवास, भोजन, परिवहन सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते हुए कर ली जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 15 प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं और इन प्रकोष्ठों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। और खबरों में फिलहाल इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।